नमस्कार बच्चों। प्रीवियस लेक्चर पर हमने नोबल गैसेस को एयर से आइसोलेट किया था। आज के लेक्चर में हम उसे सेपरेट कर रहे हैं, उनको आपस में अलग अलग कर रहे हैं। मेथड का नाम है डेवर्स कोकोनट चारकोल एडजॉर्प्शन मेथड। एक डब्बे पर नोबल गैसेस का मिक्सचर है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। समझ में आया? ठीक है। इस मिक्सचर का टेम्परेचर हमने, ये टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट है, -100 डिग्री सेल्सियस पर रखा। इस मिक्सचर को -100 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रखा और ऐड किया फ्रेश पीस ऑफ कोकोनट चारकोल। अब मैं बार बार कोकोनट नहीं लिखूंगा, चारकोल। समझ में आया? तो इसमें से कुछ गैसेस एडसॉर्ब्ड हो जाती हैं उस चारकोल पर और कुछ अनएडसॉर्ब्ड रह जाती हैं। अनएडसॉर्ब्ड हीलियम एंड नियॉन, इनकी एडसॉर्बिंग पावर कम होती। हीलियम तो एडसॉर्ब ही नहीं होती, तो एडसॉर्ब होने की कैपेसिटी कम होती इनकी। हीलियम नियॉन अनएडसॉर्ब्ड रहती और बाकी सारी जो है इस चारकोल के पीस में एडसॉर्ब्ड हो जाती हैं। कौन कौन? आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं। तो मिक्सचर को इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेंटेन किया और एक चारकोल का पीस डाल दिया। थोड़ी देर बाद चारकोल का पीस निकाल लिया तो उसमें ये तीनों गैसेस चिपकी होंगी, लेकिन ये दोनों उसमें नहीं होंगी। ये अभी भी उसी कंटेनर पर है क्योंकि एड्सॉर्ब नहीं हुई। अब हमने क्या किया, उस कंटेनर का टेम्परेचर और कम किया, -180 डिग्री सेल्सियस पर गए। कहाँ पर? -180 डिग्री सेल्सियस पर। और ऐड किया, फिर से ऐड कर दिया अ न्यू पीस ऑफ चारकोल। तो -180 डिग्री सेल्सियस पर जो नियॉन है इस चारकोल के पीस में एडसॉर्ब्ड हो जाती है। तो अनएडसॉर्ब्ड कौन हुई? हीलियम। और एडसॉर्ब्ड कौन हो गया? कौन एडसॉर्ब्ड हो गई? नियॉन क्या हो गई? एडसॉर्ब्ड हो गई। तो नियॉन कितने डिग्री सेल्सियस में एडसॉर्ब्ड होती है? -180 डिग्री सेल्सियस में चारकोल के पीस पर एडसॉर्ब्ड हो गई। हमने उसे गर्म किया। किसको? चारकोल के पीस को। तो जो एडसॉर्ब्ड गैस थी वो रिलीज हो गई वहां से। नियॉन क्या हो गई? रिलीज हो गई। क्लियर हुआ? ठीक है। वो जो सबसे पहले चारकोल का पीस हमने ऐड किया था जिसमें तीनों गैसेस एडसॉर्ब्ड हो गई थी, उस चारकोल के पीस में एक और चारकोल का पीस ऐड किया। ऐड अ न्यू चारकोल टू ओल्ड वन। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब समझते हैं। वो जो चारकोल का पीस था उसमें सबसे ज़्यादा एड्सॉर्ब्ड कौन होगी? जीनॉन। आपको कौन ज़्यादा इनकी जो एड्सॉर्ब्ड होने की टेंडेंसी है ये मैं पढ़ा चुका हूँ। सबसे ज़्यादा एड्सॉर्ब कौन होगी? जीनॉन। जीनॉन के ऊपर कौन होगी? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के ऊपर कौन होगी? आर्गॉन। मतलब आर्गॉन सबसे कम एड्सॉर्ब्ड होगी। तो जो आर्गॉन है ये डिफ्यूज हो जाएगी, डिफ्यूज इन न्यू चारकोल पीस। समझ में आया? और जो क्रिप्टॉन एंड जीनॉन है दे रिमेन्स इन ओल्ड वन। समझ में आया इतना? और ये जो न्यू चारकोल का पीस था जिसमें आर्गॉन डिफ्यूज हो गए थे, इसको हीट करो या वार्म कर दो तो आर्गॉन रिलीज हो जाएगी। आर्गॉन क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। क्लियर? वो जो पहला वाला पीस था उसमें पहले 3 गैसेस एडसॉर्ब थी। एक नया चारकोल का पीस ऐड कर दिया, उसी चारकोल के पीस में ऐसे चिपका दिया तो आर्गॉन दूसरे वाले पे डिफ्यूज हो गई। बची कौन कौन सा? क्रिप्टॉन, जीनॉन। अब क्या करो, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाओ, मतलब उस चारकोल के पीस को गर्म करो। वो कितने में था? -100 डिग्री सेल्सियस में था। थोड़ा सा गर्म करो, -100 डिग्री सेल्सियस से उसको लेकर जाओ -90 डिग्री सेल्सियस। ऐसा करने पर जो कम एड्सॉर्ब्ड होगी, जो क्रिप्टॉन है, वो क्रिप्टॉन रिलीज हो जाती है। क्रिप्टॉन क्या हो जाएगी? रिलीज। तो बचेगी कौन? जीनॉन रिमेन्स किसमें? चारकोल। अब वो जो सबसे पुराना वाला चारकोल पीस था उसमें कौन बची? जीनॉन। आप उसे वार्म कर दो तो जीनॉन भी रिलीज हो गई। तो देखो इस तरीके से हमने नोबल गैसेस को एक दूसरे से क्या कर लिया है? सेपरेट कर लिया। -100 डिग्री सेल्सियस में 2 अलग, 3 अलग। -180 डिग्री सेल्सियस में वो दोनों अलग। वो जो 3 अलग हुई थी उसमें एक नया चारकोल का पीस ऐड कर दो
तो आर्गॉन कम डिफ्यूज़ होने कम कम पावर से एड्जॉर्ब होने की वजह से वो दूसरे पीस में डिफ्यूज़ हो जाती। पुराने वाले पीस में क्रिप्टॉन जीनॉन बचेगा, उसको थोड़ा गर्म करो तो क्रिप्टॉन रिलीज़ हो जाएगा, जीनॉन बच जाएगा। फिर उसको भी गर्म कर दो तो जीनॉन भी रिलीज़ हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो मेथड का नाम क्या है ये? डेवर्स कोकोनट चारकोल एड्जॉर्प्शन मेथड, जिसकी हेल्प से हम नोबल गैसेस को सेपरेट करते हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, ओके। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस। फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैस का जो फर्स्ट कंपाउंड है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय बर्थलेट। किसने डिस्कवर किया था? बर्थलेट ने। बर्थलेट ने कहा कि PtF6 जो है ये O2 के साथ रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड बनाता है O2 प्लस PtF6 माइनस। मतलब O2 प्लस में जा रहा है, मतलब O2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। दैट मीन्स कि ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो O2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है। O2 प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि O2 जब O2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब कितनी एनर्जी लगेगी? आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 दैट मीन्स कि O2 से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू किसके सिमिलर थी? ये जीनॉन के सिमिलर थी। मतलब O2 से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी ताकत PtF6 को चाहिए उतनी ही ताकत तो जीनॉन से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए। फिर से O2 को O2 प्लस में PtF6 कन्वर्ट कर सकता। जितनी एनर्जी PtF6 को O2 से O2 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए लगेगी उतनी ही एनर्जी PtF6 को Xe प्लस में कन्वर्ट करने के लिए लगेगी, क्योंकि दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। समझे कि नहीं समझे? समझे। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। सो ही प्रेडिक्ट अ रिएक्शन, दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी सेम होने की वजह से उन्होंने एक रिएक्शन प्रेडिक्ट किया बिटवीन PtF6 एंड Xe, और उन्होंने देखा कि हाँ रिएक्शन हो रही थी Xe प्लस PtF6 माइनस, Xe प्लस PtF6 माइनस। दिस वॉज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। ये वाला कंपाउंड है, इसका कलर पूछा जाता है, ये ऑरेंज रेड कलर का सॉलिड था। तो फिर से देखो, PtF6 को जितनी ताकत O2 के साथ रिएक्शन करने में लगेगी उतनी ही ताकत PtF6 को जीनॉन के साथ रिएक्शन करने पे लगेगी। इस वजह से अगर ये रिएक्शन हो सकती है तो ये वाली भी रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि इन दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जीज क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर। इस कहानी का यूज करके दिस फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस वाज डिस्कवर्ड। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नोबल गैसेस के जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बनते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस आर विद O2 एंड F2, मतलब ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स एंड ऑक्सीफ्लोराइड्स। ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स एंड ऑक्सीफ्लोराइड्स, ये 3 टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं। एंड ओनली, ध्यान रखना, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन फॉर्म कंपाउंड। नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस है ना, तो इनके रिएक्ट करने की टेंडेंसी तो बहुत ही कम होगी, दे आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। लेकिन फिर भी क्रिप्टॉन और जीनॉन कुछ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। तो अब हम कुछ कंपाउंड्स पढ़ लेते हैं नोबल गैसेस के। और फर्स्ट कंपाउंड है फ्लोराइड्स। तो नोबल गैसेस के कंपाउंड्स में से फर्स्ट कंपाउंड इज फ्लोराइड्स। देखते हैं फ्लोराइड्स का प्रिपरेशन। देखो, जीनॉन जब रिएक्ट करता है फ्लोरीन के साथ इन डिफरेंट रेशियोज, क्या बोला? इन डिफरेंट क्या? रेशियोज। तो अलग अलग टाइप के फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे दोनों में रेशियो 2:1 हुआ, अगला रेशियो 1:5 है, नेक्स्ट रेशियो 1:20 है। 2:1 में XeF2, 1:5 में XeF4,
एंड 1:20 में XeF6 बनता है। इनकी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज ज्योमेट्री, सब वेरी इंपॉर्टेंट है। एक प्रिपरेशन मेथड और भी इंपॉर्टेंट है, Xe+F2 रेशियो ना गिवन हो लेकिन मर्क्यूरी लिखा हो, मर्क्यूरी की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक आर्क पास करते, तो फिर इन तीनों में से पहला वाला बनता है Xe_F2। क्लियर, ये हुआ फ्लोराइड्स का प्रिपरेशन। प्रॉपर्टीज पर आओ। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी इनका रिडक्शन। अगर हम XeFn का रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन मतलब रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ से HF बनता है। क्या बनता है? HF, NHF प्लस जीनॉन गैस रिलीज हो जाती है। जैसे लिखा है XeF2 प्लस H2, अब बिल्कुल आसान है, क्या बनेगा यार? 2HF प्लस जीनॉन। XeF4 प्लस H2, अब 2H2 हो जाएगा 4HF प्लस जीनॉन। नेक्स्ट वन इज XeF6 प्लस H2, अब तीनों का ही रिडक्शन करा रहा मैं, यहाँ से मिलेगा 6HF प्लस Xe। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो ये रिडक्शन की कहानी है। सेकेंड रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीनों फ्लोराइड्स की हाइड्रोलिसिस। ध्यान से देखो, XeF2 की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब रिएक्शन पानी के साथ करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? Xe प्लस यहाँ से HF मिलता है, और ऑक्सीजन की वजह से ऑटो रिलीज होता है। क्लियर है? कोई मैकेनिज्म नहीं, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है XeF4, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। XeF4 की रिएक्शन जब हम पानी के साथ करते हैं, पानी के साथ, और ये जो रिएक्शन है ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। XeF4 कि पानी के साथ जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। Xe+4 से 0 पे जाता है और +6 पे जाता है, मतलब XeO3 0, दिस इज +6, यहाँ से HF बनता है और गैस रिलीज होती है O2, डिस्प्रोपोर्शनेशन। लेकिन अगर XeF4 की पानी के साथ रिएक्शन हो रही है और वहाँ टेम्परेचर लिखा है -80°C, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, यहाँ से 2H 2F के साथ निकल जाएंगे, बनेगा XeOF2 प्लस 2HF। तो ध्यान दो, टेम्परेचर ना लिखा हो, -80°C नहीं है तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, -80°C है तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्लियर हो गया? ठीक है, XeF2 की हाइड्रोलिसिस हो गई, XeF4 की हाइड्रोलिसिस हो गई, लास्ट आएगा XeF6 की हाइड्रोलिसिस। XeF6 की हाइड्रोलिसिस, अब जरा ध्यान दो, XeF6 की हाइड्रोलिसिस, अगर 1 मोल पानी यूज किया है तो यहाँ से 2HF जाएगा और 2F की जगह एक ऑक्सीजन आ जाएगा, बनेगा XeOF4, ये ऑक्सी फ्लोराइड है, प्लस 2HF, अभी फ्लोरीन है, फर्दर हाइड्रोलिसिस XeOF4 प्लस पानी, फिर से यहाँ से 2HF चले जाएंगे, XeO2F2 प्लस 2HF, नेक्स्ट XeO2F2 प्लस पानी, ये बनेगा XeO3 प्लस अगेन 2HF। अगर मैं तीनों रिएक्शंस को जोड़ दूं तो मुझे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन मिल जाएगी। XeF6 need 3 moles of पानी for complete hydrolysis and form XeO3 plus 6HF. This is complete hydrolysis. All of these are step by step partial hydrolysis. क्लियर हुआ इतना? तो ये कहानी हो गई किसकी? हाइड्रोलिसिस। पहला रिडक्शन, दूसरा हाइड्रोलिसिस। तीसरी प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट। ये जो फ्लोराइड्स है ना, ये रिएक्ट करते हैं विद द पेंटा फ्लोराइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, पेंटा फ्लोराइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एंड फॉर्म एडक्ट। देखो कैसे, XeFn प्लस पेंटा फ्लोराइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, मैंने उसको MX5 बोला। अब नाइट्रोजन का तो पेंटाहेलाइड होता ही नहीं, आप जानते हैं नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड बना ही नहीं सकता, ये फास्फोरस या फला का हो सकता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इसमें जो ये फ्लोराइड है ना, ये जो फ्लोराइड है
ये फ्लोराइड, ध्यान से समझना, ये फ्लोराइड आयन डोनर की तरह बिहेव करता है और ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। ये F माइनस को रिलीज करेगा और F माइनस इस पर अटैक कर सकता। मतलब ये बनेगा XeFn-1, F माइनस गया प्लस, और ये F माइनस को एक्सेप्ट करेगा M, F ही लिख दो यार, फ्लोराइड बोला है, MF6 माइनस। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्लोराइड आयन डोनर, विच इज फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर। एग्जाम्पल देखो, XeF2 प्लस PF5, ये बनाता है XeF प्लस फ्लोराइड आयन डोनेट एंड PF6 माइनस फ्लोराइड आयन एक्सेप्ट। XeF4 फास्फोरस के बाद आर्सेनिक, ये बनाएगा XeF3 प्लस एंड इट विल बी AsF6 माइनस। सेम यही काम BF3 के साथ भी होता है, भले ही ये नाइट्रोसन फैमिली का नहीं है, लेकिन यही काम होगा XeF5 प्लस एंड हेयर विल बी BF4 माइनस। तो यहाँ पर ये सभी फ्लोराइड आयन डोनर हैं और ये सभी फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो नोबल गैसेस के फ्लोराइड्स फ्लोराइड आयन डोनर हैं, फ्लोराइड आयन डोनर हैं, लेकिन ऐसी भी रिएक्शन है जिस पर ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर की तरह भी बिहेव करता है। अभी ये फ्लोराइड आयन डोनर है, कभी कभार ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर की तरह भी बिहेव करता है। नेक्स्ट देखो जरा, रिएक्शन विद अल्कली मेटल फ्लोराइड्स, अल्कली मेटल के फ्लोराइड्स के साथ रिएक्शन, FeXeFn प्लस अल्कली मेटल, ये M क्या है? अल्कली मेटल का फ्लोराइड। अब यहाँ पर ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर होगा और ये होगा फ्लोराइड आयन डोनर। ये क्यों है फ्लोराइड आयन डोनर? क्योंकि ये आयोनिक है, मेटल इजिली M प्लस जाएगा तो F माइनस, और F माइनस यहाँ पर आ जाएगा XeFn+1 माइनस एंड इट विल बी M प्लस। एग्जाम्पल देखो, और वेरी इंपॉर्टेंट, XeF2 प्लस NaF, इट विल फॉर्म Na प्लस और F माइनस इसको दे देगा XeF3 माइनस। तो ये डोनर भी हो सकता है और एक्सेप्टर भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो रिएक्शन किसके साथ हो रही है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। सबसे ज़्यादा फ्लोरिनेशन करवाता है XeF6, देन XeF4 एंड एट द लास्ट XeF2। समझ गए इतना? नेक्स्ट, रिएक्शन विद सिलिका, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सिलिका क्या होता है? SiO2। और ये रिएक्शन सिर्फ हम XeF6 की पढ़ते हैं। XeF6 जब रिएक्ट करता है सिलिका के साथ तो जीनोन का फ्लोराइड है ना, ये अपना ऑक्साइड बना लेगा, XeO3, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखना। सिलिका का, सिलिकॉन का ऑक्साइड है, ये अपना फ्लोराइड बना लेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। लास्ट, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट XeF6 के बारे में पढ़ते हैं। बड़े वाले को हीट करो, सारे छोटे वाले बन जाएंगे। XeF4, XeF2, देन दो XeF4, XeF2 प्लस F2। क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके, तो ये कहानी हुई फ्लोराइड्स की। फ्लोराइड्स के बाद दूसरे कंपाउंड्स आते हैं ऑक्साइड्स। जीनोन के दो ऑक्साइड्स हैं जो वेल नोन है, वन इज XeO3 एंड द सेकेंड वन इज XeO4। एक लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, पोलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता। XeO3 एक्सप्लोसिव है, ये नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल एज वेल एज कलरलेस। ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है, हाईली एक्सप्लोसिव। इट इज अ वोलाटाइल एंड इट हैव येलो कलर। कौन सा कलर? येलो कलर। तो दो ऑक्साइड्स बनाता है, XeO3 एंड XeO4। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। तीसरा आएगा ऑक्सीफ्लोराइड्स। ऑक्सीफ्लोराइड्स मतलब जिसमें ऑक्सीजन फ्लोरीन दोनों, अभी तक कई सारे आए। XeOF2 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। XeOF4, XeO2F2 etc।
अगेन क्वेश्चन बिलोंग्स टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जीनोन, ज्योमेट्री, इन सब पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया इतना? ठीक। तो ये कहानी हुई ऑक्सीफ्लोराइड्स की। ऑक्सीफ्लोराइड्स के बाद लास्ट कंपाउंड आएगा, दैट इज क्लैथरेट्स। पढ़ो क्या लिखा है, क्लैथरेट्स। जीनोन के कौन कौन से कंपाउंड्स देखे आपने? फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स, ऑक्सीफ्लोराइड्स एंड द लास्ट वन इज अ क्लैथरेट्स। क्लैथरेट्स ये नॉन साइकोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। कैसे कंपाउंड्स होते हैं? नॉन साइको। कैसे बनते हैं? जब नोबल गैसेस किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड पर प्रेजेंट जो वाइड्स होते, जो कैविटीज होती, जो एम्प्टी स्पेसेस होते, जो आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, ट्राइगोनल वाइड, टेट्राहीड्रल वाइड, ऑक्टाहीड्रल वाइड, इन वाइड्स को ऑक्यूपाई कर लेती है एंड गेट सॉलिडिफाइड। व्हेन नोबल गैसेस occupy the voids of crystalline solid and get solidified. समझे कि नहीं समझे? Then form क्लैथरेट्स। तो जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड क्या कहलाता है? क्लैथरेट्स कहलाता। जैसे हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और नोबल गैस है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होस्ट होगा, नोबल गैस गेस्ट होगा। लिमिटिंग रेडियस रेशियो रूल को फॉलो करते हुए नोबल गैस क्रिस्टलाइन सॉलिड पर प्रेजेंट वाइड्स को ऑक्यूपाई करेगा एंड फॉर्म क्लैथरेट्स। क्लैथरेट्स आर नॉन साइकोमेट्रिक कंपाउंड या नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? दे आर क्वाइट स्टेबल। क्वेश्चन पूछा जाता है क्लैथरेट्स क्यों स्टेबल है? तो क्लैथरेट्स आर क्वाइट स्टेबल ड्यू टू, क्यों? डाइपोल, ये जो सॉलिड है इसका डाइपोल, और इस डाइपोल ने नोबल गैस के अंदर एक डाइपोल इंड्यूस्ड कर दिया। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्लैथरेट्स आर क्वाइट स्टेबल। हीलियम और नियॉन क्लैथरेट्स का फॉर्मेशन नहीं करते क्योंकि इनका साइज बहुत कम होता है। ये वाइड्स में फिट नहीं बैठते, वहाँ से भाग जाते, निकल जाते, छोटा साइज है बहुत। क्लियर? अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्यूनॉल का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्यूनॉल का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसमें बनने वाले वाइट को क्रिप्टॉन ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो क्यूनॉल क्रिप्टॉन क्लैथरेट इसका एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पर मैं इसको बना भी सकता हूँ लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब आपका काम है इन सभी नोबल गैसेस के यूसेस को पढ़ना। यूसेस, नोबल गैसेस के जो यूसेस होते दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा गया है नोबल गैसेस के यूसेस को। क्लियर है? तो ये यूजेस आप अपनी किसी भी बुक से पढ़ें, एनसीईआरटी से पढ़ें, बोर्ड की बुक से पढ़ें या कंपटीशन की बुक से, कहीं से भी पढ़ लो। यूजेस होते हैं, सब जगह लिखे हुए हैं। क्लियर है? मेरे बताने का कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ से आपका द टॉपिक पी ब्लॉक ख़त्म होता है। कौन सा टॉपिक? पी ब्लॉक एलिमेंट्स ख़त्म होता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम ऑन डेट 13। डाउट्स पूछते रहो, जितना भी डाउट हो आपके पास। आज और कल का ही समय है, परसों एग्ज़ाम है। कोशिश करो सारी चीज़ों को समराइज़ करके, कंक्लूड करके रिमेंबर करने की। और अभी इस समय बहुत कुछ नया पढ़ने की ट्राई मत करो। जितना आप आज तक पढ़े हैं उतने को ही अच्छे से समराइज़ करके मेमोराइज़ करने की कोशिश करो। कुछ नया ट्राई करने की अब ज़रूरत नहीं है इन 2 दिनों में। ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। क्लास हो।